बच्चों नमस्कार। देखो बच्चों, आपकी जो बुक है ये इनसाइट, इसमें जो पिछली क्लास हुई दो, उनमें मैंने एक पोयम आपको पढ़ाई थी जो हमारे विश्व कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी हुई कविता थी। एंड द पोयम वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गीतांजलि, और उसके बारे में जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको बताई। अब देखेंगे बच्चों, आप आ जाएंगे पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 पर आपकी जो पोयम है उसका नाम है, बोर्ड पे लिखा हमने, इकोलॉजी। आप जानते हैं बच्चों, इकोलॉजी वैसे ज्योग्राफी का शब्द है और इसको हिंदी में कहते हैं पारितंत्र अथवा पारिस्थितिकी। पारितंत्र अथवा पारिस्थितिकी इसको हिंदी में कहा जाता है। तो पोयम के बारे में बच्चों कुछ ऐसा है कि पोयम किसने लिखी है। द पोयम हैज बीन कंपोज्ड बाई A.K. रामानुजन। A.K. रामानुजन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंग्लो इंडियन पोएट्स। ये एंग्लो इंडियन पोएट्स जो है, आंग्ल भारतीय कवि, उनमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध कवि हैं, विख्यात कवि हैं, उनमें से अति महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों में से एक का नाम है A.K. रामानुजन। ही वॉज बोर्न इन साउथ इंडिया। इनका जन्म साउथ इंडिया में तमिलनाडु में हुआ था। ही वॉज बोर्न इन ए ब्राह्मण फैमिली। जन्म उनका ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एंड फॉर फर्दर एजुकेशन एंड फॉर द हायर जॉब he was migrated from India and he was permanently settled in the USA। और जो है ये USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में जाकर के बच्चों ये स्थायी रूप से बस गए थे। अब मैं आपको थोड़ा कवि के बारे में बता रहा हूँ। आप देखें पेज नंबर 83 पे आएंगे बच्चों और देखेंगे अबाउट द पोयम, ऐसा लिखा हुआ है अबाउट द पोयम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रीड इट। पहले हम इसे पढ़ेंगे, हिंदी में इसे समझेंगे, कवि का परिचय क्या है और कवि ने जो कविता लिखी है, इस कविता को लिखने का प्रसंग या इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कवि का दृष्टिकोण, ये सब चीजें जब हमारी समझ में आएगी देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे कविता, और कविता आपके आराम समझ में आ जाएगी। देखो बच्चों, इकोलॉजी इज डीपली रूटेड इन द ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। यही बताया गया है कि इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज, भारत उन देशों में से एक है, हु गिव्स मच मोर इंपॉर्टेंस, हु हैज बीन गिविंग मच मोर इंपॉर्टेंस टू इकोलॉजी सिंस एजेस। ये जो दुनिया के जो दूसरे देश हैं बच्चों, ये बहुत बाद में सभ्य हुए। सबसे पहले अगर विश्व में कोई देश वेल कल्चर्ड हुआ, वेल सिविलाइज्ड हुआ, तो वो देश कौन सा है? जगदीश का दुलारा वह देश कौन सा है? वो देश हमारा भारतवर्ष है। दुनिया में सबसे पहले जिस देश के लोग सभ्य बने, वेल सिविलाइज्ड बने, सभ्यता का सूर्य जिस देश के अंदर सबसे पहले उदित हुआ, वो देश कौन सा है? वो देश भारत है। यह बच्चों मैं आपको सभ्यता और संस्कृति की बात दरअसल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक सभ्य व्यक्ति और एक सुसंस्कृत व्यक्ति जो होगा वही तो समझेगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का क्या महत्व है, पारिस्थितिकी या पारितंत्र का क्या महत्व है। आप देखो बच्चों, पिछली कविता के अंदर एक लाइन आई थी, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीरी डेजर्ट सैंड ऑफ बैड हैबिट्स। आपको याद होना चाहिए। पिछली पोयम जो मैंने पढ़ाई आपको रविंद्रनाथ टैगोर की, उस पोयम में बच्चों ये लाइन थी। आपको पता है आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत की बात करते हैं। ये बात तो टैगोर ने वर्षों पहले की थी। मेरा मतलब ये है कि न केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपितु हमारे जो पूर्वज हैं उस स्वच्छता को लेकर के सदैव सतर्क रहे हैं। और जब बीच बीच में हम लोग लापरवाही करते हैं तो इस तरीके के फरिश्ते आते हैं और पुनः हमको सावचेत करते हैं, पुनः हमें जो सफाई और स्वच्छता है उसके बारे में सिखाते हैं। ये उसी क्रम की बात है। नरेंद्र मोदी जी आज जिस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, ये अभियान एक्चुअली हमारे पूर्वजों का अभियान है। टैगोर ने जब कविता लिखी तो क्लियर स्ट्रीम ऑफ द रीजन की बात की, स्वच्छता की बात की, और ये मनुष्य का एक बहुत ही आवश्यक गुण है। अब मैं बच्चों आज ये बता रहा हूं आपको इकोलॉजी के बारे में। तो हमारे देश की जो ट्रेडिशन है, हमारे देश की जो परंपरा है, हमारे देश की जो मर्यादा है, वो कुछ ऐसी है कि हम इकोलॉजी को शुरू से ही बेहद महत्व देते आए। आज मैं आपको एक पाठ पढ़ाऊंगा, आई थिंक वो 10th में है, द टेल ऑफ बिश्नोइज। द टेल ऑफ द बिश्नोइज पाठ है जिसके अंदर बच्चों आपको ये बताया जाएगा कि बिश्नोई नाम की एक जाति है, उन्हें इकोलॉजी से बड़ा प्यार है, उन्हें पेड़ों से बड़ा प्यार है, उन्हें प्रकृति से बड़ा प्यार है, और पेड़ों की जान बचाने के लिए दे सेक्रीफाइस even their lives. They sacrificed even their lives
फॉर द सेक ऑफ डिफेंडिंग द ट्रीज। पेड़ों की रक्षा करने के लिए उन्होंने यहां तक कि अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने जीवन को, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। आप जानते हैं बच्चों, अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो पारितंत्र बिगड़ जाएगा। जो इकोलॉजी दरअसल बच्चों एक ऐसी चीज है कि प्रकृति का अगर बैलेंस बिगड़ा तो इकोलॉजी बिगड़ी। आज आप जानते हैं कि पॉलीथीन जो है उसकी थैली के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, बिकॉज दे आर नॉट इको फ्रेंडली। वो इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉलीथीन जो है वो मिट्टी के अंदर गड़ती, मतलब सड़ती नहीं है, यो आप कह सकते हैं कि वो डिकम्पोज नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारी मिट्टी, हमारी मृदा जो है, हमारी मृदा, उसका रूप बिगड़ता है, उसकी उर्वरता, उसकी फर्टिलिटी बिगड़ती है। इसलिए कागज के जो बैग हैं, कपड़े के जो बैग हैं, केवल उन्हीं की परमिशन है, और पॉलीथीन के ऊपर पाबंदी लगाने की वजह यही है, बिकॉज इट इज ए थ्रेट, इट इज ए डेंजर टू द इकोलॉजी ऑफ आवर कंट्री, एंड नॉट ओनली ऑफ आवर कंट्री बट ऑफ ऑल द वर्ल्ड। परंतु पूरे विश्व की बात तो हम करेंगे नहीं। हम कम से कम हम सुधरेंगे, हमारा घर सुधरेगा, हमारा पड़ोस सुधरेगा, तब जाके हमारा देश सुधरेगा। और इस प्रकार से बच्चों एक दीप से दीप जलेगा, एक दीप से दीप जलेगा। तो देखो बच्चों, यह बात बताई गई है, क्या बोल गए हमें, इकोलॉजी इज डीपली रूटेड। ये जो इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये तो बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए है। हमें इकोलॉजी की समझ कोई आज थोड़ी आई है, हमारे पूर्वजों को कई वर्षों पहले इकोलॉजी की समझ थी। मैं बता रहा हूं आपको कि दुनिया में अगर सबसे पहले इकोलॉजी की किसी देश के, अगर किसी जाति को दुनिया में सबसे पहले इकोलॉजी की समझ आई तो जाति हम ही हैं, हम आर्य लोग हैं, हम भारत के निवासी हैं। देखो बच्चों, तो इकोलॉजी इज डीपली रूटेड। इकोलॉजी या जो पारितंत्र है उसकी जड़ें बहुत गहराई से जमी हुई है इन द ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, माने भारत की परंपराओं में। भारत की परंपराओं में मैंने जैसा कि आपको उदाहरण दिया अभी बिश्नोईज के बारे में, द टेल ऑफ द बिश्नोईज। तो ये हमारे जो पश्चिमी भारत है, खासतौर पर आप देख सकते हैं बाड़मेर, बीकानेर वगैरह, तो ये एक्चुअली बिश्नोई डोमिनेटेड एरिया है, ये बिश्नोई बहुल क्षेत्र है। और मैंने उनके संप्रदाय के बारे में आपको बताया, गुरु जाम्बू जी जो उनके गुरु जी थे, है ना, तो अमृता देवी जिन्होंने कई महिलाओं का नेतृत्व करते हुए वृक्षों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग किया। यहां बात वृक्षों की रक्षा करने की नहीं है, यहां बात इकोसिस्टम को मेंटेन करने की है। इकोलॉजी इज अदरवाइज नोन एज इकोसिस्टम। इकोलॉजी को अन्यथा आप इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो हमें उन चीजों को बढ़ावा देना है जो इको फ्रेंडली हो। हमारे कवि इस कविता में क्या कहना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि उनकी जो मदर है, जो बूढ़ी है ना, उनकी मदर बूढ़ी है, शिक्षित है, कवि बहुत पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं। कवि ये बताना चाहते हैं कि उनके घर के आंगन में चंपक ट्री, क्या बताया मैंने, चंपक पेड़ जो है उसके लाल लाल फूल आते हैं, प्यारे प्यारे फूल आते हैं। और वो जो चंपक का पेड़ है दैट वाज प्लांटेड बाय द पोएट्स मदर हरसेल्फ। और चंपक का जो पेड़ है वो उनके घर के दालान में, उनके घर के प्रांगण में स्वयं कवि की माता के द्वारा ही बीजारोपित किया गया था। इसीलिए बच्चों कवि की मम्मी कहती है कि द चंपक ट्री इज एज ओल्ड एज आई। ये जो चंपक का पेड़ है इसकी उम्र लगभग उतनी ही है जितनी उम्र मेरी है। वो दोनों हम उम्र हैं। कौन कौन? उनके घर के दालान में लगा हुआ चंपक का पेड़ और कवि की मम्मी, दोनों हम उम्र हैं। कवि की मम्मी को उस पेड़ से बहुत प्यार है, उस पेड़ के फूलों से बहुत प्यार है। यद्यपि जब जब बारिश का मौसम आता है तो उस पेड़ के ऊपर न जाने कितने ही लाल लाल फूल खिल जाते हैं, जिन्हें वह क्या करती है, उन फूलों को कवि की मम्मी, उन फूलों को कवि की माताजी अपने देवताओं को ऑफर करती है। शी ऑफर्स दोज फ्लावर्स टू हर गॉड्स। मैंने एस जोड़ा गॉड से, मैं देवताओं को, मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूं। कई देवता होते हैं बच्चों, आप जानते हो, गॉड तो एक है और देवताओं की संख्या तो बहुत ज्यादा है ना। तो मैंने कहा आपको, वह अपने देवताओं को वो लाल लाल फूल जो समर्पित करती है। वो लाल लाल फूल वह अपनी बेटियों को ऑफर करती है। वो लाल लाल फूल वह अपनी बेटियों की बेटियों को ऑफर करती है। लेकिन बच्चों, विडंबना की बात यह है, दुख की बात यह है कि जब जब उस पेड़ के ऊपर लाल फूल खिलते हैं तब तब कवि की मां को माइग्रेन होता है। यू नो व्हाट इज, ये शब्द है बच्चों, ये जो माइग्रेन शब्द है इसका मतलब होता है बच्चों आधे सर में दर्द। हम इसे गांव की भाषा में आधा शीशी कहते हैं। आपकी किताब में लिखा हुआ मिलेगा, है ना, आधा शीशी कहते हैं। आधा शीशी आप जानते हैं तो वो होती है
विज्ञान में पढ़ा होगा आपने आधा शीशी के बीजों का प्रकीर्णन, बीजों का प्रकीर्णन। तो बीजों के प्रकीर्णन में क्या होता है कि आधा शीशी के जो बीज होते हैं बच्चों, ये अपनी बकरियां और भेड़ें जो है उनकी ऊन में चिपक जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वो जाती हैं तो वो बीज गिर जाते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार से बीजों का होता है प्रकीर्णन। और आधा शीशी का जो बीज होता है तो बच्चों उसके ऊपर कई कांटे होते हैं और कांटों के कारण वो ऊन में चिपक जाता है। बहरहाल मैं उस आधा शीशी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस आधा शीशी की बात कर रहा हूं। जब किसी के मगज में, जब किसी के सर में, आधे सर में दर्द होता है तो हम उसे आधा शीशी का दर्द कहते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? माइग्रेन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों से? हम इंग्लिश में उसे माइग्रेन कहते हैं। तो देखो बच्चों क्या लिखा है ये, इकोलॉजी इज डीपली रूटेड, इकोलॉजी या पारितंत्र की जड़ें बहुत गहराई से जमी हुई है इन द ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, माने भारत की परंपराओं में। भारत की परंपराओं में केर सांगरी ज्वार बाजरी खड़ी खड़ी उठलाती है, कीकर बैर मतीरों वाली धरती रास रचाती है। ये पंक्ति हमारे राजस्थान के लिए है। मुर्धरमई थने नमे सब ढाणी मगरा गांव खेजड़ी, किया बखाणु थारी माया धंधन थारी छाऊ खीजड़ी। ये जो कविताएं हैं बच्चों, ये सारी कविताएं क्या है? ये प्रकृति को समर्पित है। और जो कविताएं मैं बता रहा हूं ये कहीं ना कहीं राजस्थान बोर्ड की सिलेबस ही बता रहा हूं, है ना। तो और दोनों को कोरिलेट करके आपको चीजें समझा रहा हूं। आगे देखना, विच द पोएट इज इंस्टिंक्टली अटैच्ड, जिसके प्रति कवि बड़े सहज रूप से जुड़ा हुआ है। वो परंपराएं, वो मर्यादाएं जिनमें इकोलॉजी ने अपनी जड़ों को बहुत गहराई से जमाया हुआ है, जिसमें इकोलॉजी की जो जड़ें हैं वो बहुत गहराई से बैठी हुई है, उन परंपराओं के प्रति क्या दिखाया? देखो, विच द पोएट इज इंस्ट्रिंसिकली अटैच्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जिनके प्रति कवि बहुत अधिक सहज रूप से, जिसके प्रति कवि बहुत अधिक सहज रूप से जुड़ा हुआ है, टू एंड फाइंड्स दैट, और कवि ये पाता है कि विद ऑल द सेपरेशन फ्रॉम द कंट्री इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल डिस्टेंस, इट इज इन फैक्ट गेटिंग even stronger man it used to be। देखो बच्चों क्या बताया गया है? यही बताया गया है कि द पोएट इज इंस्टिंक्टली अटैच्ड टू, जिसके प्रति कवि बहुत गहराई के साथ में जुड़ा हुआ है, एंड फाइंड्स दैट, और कवि ये पाता है, क्या पाता है? कवि ये पाता है विद ऑल द सेपरेशन फ्रॉम द कंट्री, उनके वतन से, उनके देश से सभी प्रकार की अलगाव के बावजूद, सेपरेशन मानी होता अलगाव, तो अपने वतन से, अपने देश से सभी प्रकार के अलगाव के बावजूद, इन टर्म्स ऑफ हिज फिजिकल डिस्टेंस, अपनी भौतिक दूरी के मायनों में। जैसे बच्चों में बताना चाहता हूं कि कभी यहां नहीं है, कभी यूएसए में बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? यूएसए में बैठा हुआ है। कभी कहता है कि शारीरिक रूप से मैं अपने वतन से चाहे कितना भी दूर रहूं, शारीरिक रूप से मैं अपने वतन से चाहे कितना भी दूर रहूं, तो यहां बच्चों यही बताया गया है इन टर्म्स ऑफ, यानी के मायनों में या के संदर्भों में, हिज फिजिकल डिस्टेंस, अपनी भौतिक दूरी या अपनी शारीरिक दूरी के मायनों में, अपने देश के प्रति, अपने वतन के प्रति उसका जो अलगाव है, उस अलगाव के बावजूद बताया गया है कि गुर्बत में हो हम मगर रहता है दिल वतन में, समझो हमें वहीं दिल है जहां हमारा। कभी यूएसए में बैठ करके कविता लिखता है और कभी वहां से कहता है कि वह शारीरिक दृष्टि से या भौतिक रूप से अपने वतन से चाहे कितना भी दूर हो, परंतु आत्मिक दृष्टि से वह अपने वतन से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। देखो बच्चों क्या लिखा है, इन टर्म्स ऑफ हिज फिजिकल डिस्टेंस इट इज इन फैक्ट गेटिंग इवन स्ट्रॉन्गर, इट इज इन फैक्ट गेटिंग इवन स्ट्रॉन्गर मैन इट यूज्ड टू बी। इसका मतलब यह हुआ उसके बावजूद भी जो है ये क्या है, इट इज इन फैक्ट, यानी ये वास्तव में गेटिंग इवन स्ट्रॉन्गर, यानी और अधिक सुदृढ़, और अधिक सुदृढ़ मैन इट यूज्ड टू बी। उसके बावजूद भी क्या है कि ये और अधिक सुदृढ़ जो मैन यानी जो मनुष्य हैं उनको बना रही है, हमारी जो हमारा देश है वो उनका निर्माण कर रहा है, जितने की वो हुआ करते थे। यानी पहले हमारे लोग जितने सुदृढ़ हुआ करते थे उससे भी अधिक सुदृढ़ मनुष्यों का जो है निर्माण हो रहा है। देखो, द पोएम शोज हाउ द मदर हियर वुडंट लाइक द टिपिकल चंपक ट्रीज। देखो यह बताया गया है, द पोएम शोज, ये कविता इस बात को प्रदर्शित करती है, हाउ द मदर। देखो बच्चों, यह मदर के पहले द का प्रयोग हुआ है। आप बात को समझना, मैं आपको इसी समझाना चाहता हूं। एक तो है मदर,
और एक है द मदर। अंतर समझ में आ रहा है बच्चों? अगर स्वयं की मां है, स्वयं की मां है तो मदर के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन किसी अन्य की मां है तो जरूर आएगा। यहां पर बच्चों केवल जो लेखक की मां के बारे में कहा जा रहा है, लेखक की मां के बारे में कहा जा रहा है, यानी स्वयं की मां की बात नहीं हो रही है, लेखक की मां की बात हो रही है। इसलिए देखो यहां पर द का प्रयोग हुआ है। द पोयम शोज, ये कविता इस बात को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? द पोयम शोज, ये कविता इस बात को दर्शाती है, हाउ द मदर हियर वुडंट लाइक द टिपिकल चंपक ट्री, कि यहां पर जो उनकी मां है, कवि की मां है, वो किस प्रकार से पसंद नहीं करती थी उन विशिष्ट, टिपिकल माने होता है विशिष्ट, चंपक के पेड़ों को आगे दिया है कट डाउन। शी नेवर लाइक्ड, द पोएट्स मदर नेवर लाइक्ड दोज चंपक ट्रीज टू बी कट डाउन। वह उन चंपक के पेड़ों को जो है किसी भी सूरत में काटा जाना बर्दाश्त नहीं करती थी, पसंद नहीं करती थी। हालांकि वो चंपक के पेड़ जो हैं उसमें जब फूल खिलते थे तो मां के लिए बेहद पीड़ादायक होते थे, लेकिन वो अपनी पीड़ा को भूल जाती थी, या वो अपनी पीड़ा को अवॉइड करती थी, या वो अपनी पीड़ा को अनदेखा करती थी। उसके लिए तो वो जो पेड़ है उसकी उपस्थिति मायने रखती थी, चाहे मां कितना भी कष्ट क्यों न पाए, चाहे मां जो है कितनी भी तकलीफ क्यों न भोगे। देखना जी, द पोएम शोज हाउ द मदर हियर वुड नॉट लाइक द टिपिकल चंपक ट्रीज कट डाउन। ये कविता इस बात को दर्शाती है यहां पर कि किस प्रकार से कवि की मां उस विशेष चंपक के पेड़ को काटा जाना पसंद नहीं करती थी। इवन दो, भले ही, चाहे, इवन दो, चाहे, दे गिव हर ए माइग्रेन, इवन दो दे गिव हर ए माइग्रेन, चाहे वे उसे आधा शीशी का दर्द ही क्यों न देते हो, चाहे वे उसे आधा शीशी का दर्द ही क्यों न देते हो। आफ्टर द फर्स्ट रेन, यानी वर्षा ऋतु की पहली वर्षा के ठीक बाद, वर्षा ऋतु की पहली वर्षा के ठीक बाद उस चंपक के पेड़ में खिलते थे लाल लाल फूल, और बच्चों जो लाल लाल फूल थे वो मां के मस्तिष्क में आधे सर में बनते थे पीड़ा के शूल। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऐसा पेड़ जो आपको कष्ट देता है, हर कोई चाहता है इसे काट देना चाहिए, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो चाहे पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन बिना पढ़े होने के बावजूद भी उनमें उतनी समझ होती है कि उन्हें प्रकृति से बेहद प्यार होता है। आपने हिंदी के कवि कबीर का नाम तो जरूर सुना होगा, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन न जाने कितने ही जो पढ़े लिखे हैं वो उन्हें पढ़ते हैं। तो बात अनुभव की है, ठीक है। कबीर ने एक जगह लिखा है कि तू कहता कागज की लेखी, हो कहता अचियन की देखी। तो मनुष्य केवल किताबों में पढ़ने से विद्वान नहीं बनता है, मनुष्य अनुभवों की जो पाठशाला है उसमें भी बहुत सारे सबक सीखता है। तो बाकी बात बच्चों अपनी जारी रहेगी, परंतु इससे पहले लेंगे हम 2 मिनट का ब्रेक। ओके बच्चों। The poem shows how the mother here would not like the typical champak tree cut down. ये कविता यहाँ इस बात को दर्शाती है कि कैसे माँ उस विशेष चंपक के पेड़ को काटा जाना बर्दाश्त नहीं करती थी। इवन दो, हालांकि दे का मतलब वह पेड़ और उस पेड़ के फूल, दे प्लूरल का प्रयोग हुआ ना। इवन दो दे, चाहे, और देखो बच्चों ट्रीज का मतलब ट्रीज आया है, इसका मतलब चंपक का केवल एक ही पेड़ नहीं है, छोटे छोटे 2-4-5 पेड़ होंगे। तो इवन दो दे
भले ही वे गिव हर ए माइग्रेन, भले ही वे उसे आधा शीशी का दर्द ही क्यों न देते हों। आफ्टर द फर्स्ट रेन का मतलब पहली बारिश के बाद। द ट्री दैट स्टूड नियर द हाउस, द ट्री दैट स्टूड नियर द हाउस। मतलब आपकी समझ में आ गया होगा कि ट्री के पहले द क्यों आ रहा है, क्योंकि आगे आ रहा द ट्री दैट स्टूड नियर द हाउस। तो बच्चों यहां एक पर्टिकुलर है, वह पेड़, उसके आगे क्लोज जुड़ा हुआ है। द ट्री दैट स्टूड नियर द हाउस का मतलब वह पेड़ जो घर के पास खड़ा था। द ट्री, वह पेड़। अब आपके दिमाग में प्रश्न पैदा होगा कि मैंने वह क्यों बोला। बच्चों यहां द का मतलब है दैट, या द का मतलब दैट है। मैंने समझाया था कि द एक ऐसा आर्टिकल है कि इसका मीनिंग प्रसंग के अनुसार दिस, दैट, दीज, दोज होता है। तो द ट्री, इसका मतलब दैट ट्री दैट स्टूड, वह पेड़। एक दैट का मतलब तो हो गया वह, और जो आगे वाला दैट है उसका मतलब होगा जो। दैट ट्री, देखो मैं दैट बोल रहा हूं, बात को समझना। दैट ट्री दैट स्टूड नियर द हाउस, वह पेड़ जो घर के बिल्कुल पास में स्थित था, या घर के पास में, घर के बिल्कुल नजदीक खड़ा था। वह पेड़ जो घर के बिल्कुल नजदीक खड़ा था, द ट्री दैट स्टूड नियर द हाउस वॉज एज ओल्ड एज हर, वह उतना ही पुराना था या उतना ही उम्र दराज था जितनी उम्र दराज मम्मी थी। बात को समझना बच्चों, क्या लिखा हुआ है इसमें। दोनों सेंटेंसेस को बच्चों गौर से देखो। प्लीज लुक एट बोथ द सेंटेंसेस केयरफुली। आज एक सेंटेंस और, तीसरा सेंटेंस और दे दिया मैंने बच्चों। देखो आप सेंटेंस को, शी इज एज ओल्ड एज मी। इसका मतलब ये हुआ कि वह उतनी ही उम्र दराज है जितना मैं हूं। इसका मतलब बिल्कुल दाएं दर की है। ओके, मैं दूसरी बात समझाना चाहता हूं, परंतु आपको यह बच्चों तुलना हो रही है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि शी और मी के बीच में तुलना हो रही है। पर क्या बच्चों शी और मी के बीच में तुलना हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्या करना पड़ेगा बच्चों? तुलना शी से हो रही है, तुलना सब्जेक्ट से हो रही है, और जब तुलना सब्जेक्ट से होती है तो क्या करना पड़ता है? ऐसी स्थिति में अगर तुलना सब्जेक्ट से हो रही है तो जो पर्सनल प्रोनाउन है बच्चों वो दोनों तरफ सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा। देखो क्या होगा, ये तो आपको पता ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट। करेक्शन करके क्या करो, ये आई करो। हालांकि आपको ये वाक्य भी देखने को मिलेगा, कई जगह आपको मी भी देखने को मिलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड ग्रामर, जो मानक व्याकरण है, मानक अंग्रेजी है, उसके नियमों के हिसाब से बच्चों ये गलत है। तुलना सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से होती है, तुलना ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से होती है। दूसरा सेंटेंस, द ट्री वॉज एज ओल्ड एज हर। अब आप देख रहे हो बच्चों द ट्री क्या है? सब्जेक्ट है। अब आपको कैसे पता चला? क्योंकि द ट्री तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, द ट्री तो सब्जेक्ट भी हो सकता है। बच्चों मुझे ऐसे पता चला क्योंकि इसका प्रयोग वर्ब के पहले हो रहा है। जब मैं आपको कहता हूं आई टीच यू, तो मैं जानता हूं यू ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो वर्ब की बात आ रहा है। लेकिन बच्चों मैं आपको कहता हूं यू लिसन टू मी, यू लिसन टू मी, तब मैं जानता हूं कि यू सब्जेक्ट है। कैसे पता चला मुझे ऐसे पता चला क्योंकि ये वर्ब के पहले आ रहा है। बात समझ में आ रही है आपके? तो आपको बच्चों ये समझना चाहिए कि दैट ट्री यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो मुझे यहां भी सब्जेक्ट चाहिए। ये सब्जेक्ट है नहीं, शुद्ध तो ये है। मैं आपको पुनः कह रहा हूं कि आपको ये दूसरा रूप भी लिखा हुआ मिल सकता है, स्पोकन में चल जाता है, लेकिन जो लिखित अंग्रेजी है
परीक्षा पास करने वाली जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है उसके अनुसार जो शुद्ध है मैं आपको वही समझा रहा हूं। आगे देखना पड़ेगा। आई एम टॉलर देन हर, मैं उससे ज्यादा लंबा हूं, वो अपेक्षाकृत उतनी लंबी नहीं है, मैं थोड़ा ज्यादा हूं। अब बात देख रहे हो बच्चों, तुलना तो आई से हो रही है और तुलना आई से हर की नहीं हो सकती, आई से तो शी की तुलना होगी। किसकी तुलना होगी? शी की तुलना। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला बच्चों कि निष्कर्ष ये निकला कि तुलना हमेशा सब्जेक्ट वर्सेस सब्जेक्ट होती है। अगर आप सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हो तो देन या एजेज के बाद जो पर्सनल प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप तुलना सब्जेक्ट से कर रहे हो, सब्जेक्ट और ये है तुलना, अगर आप सब्जेक्ट से तुलना कर रहे हो बच्चों तो देन या एज, एज, कभी कभी सो एज, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो पर्सनल प्रोनाउन आएगा वो किस में आएगा? वो सब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा, अगर आपकी तुलना सब्जेक्ट से हो रही है तो। लेकिन बच्चों अगर आप तुलना सब्जेक्ट से न करके ऑब्जेक्ट से कर रहे हो, बात समझ में आ रही है? तुलना अगर आप सब्जेक्ट से न करके ऑब्जेक्ट से कर रहे हो तो देन के बाद आने वाला या एज के बाद आने वाला या सो एज के बाद आने वाला जो पर्सनल प्रोनाउन होगा वह भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा, वह भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपको कहता हूं, दिस इज ए सीक्रेट बिटवीन यू। अब आपको पता चल गया बिटवीन के बाद यू आ रहा तो ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला आपको? वो बच्चों हमें ऐसे पता चला क्योंकि बिटवीन एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो कौन सी फॉर्म में होगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो देखो बच्चों, मैं आपको कहता हूं दिस इज ए सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई। ये आई गलत है, आई को काट के मी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों आपने एंड से जोड़ दिया, तो एंड से आपने जोड़ दिया तो जो दोनों पर्सनल प्रोनाउन है उन दोनों का केस, उन दोनों का कारक एक होगा। आप जानते हैं कि यू बिटवीन के बाद आ रहा तो वो कर्म कारक में है, आई मीन दैट इज इन इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म। मेरा मतलब यह है कि वह अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, और अगर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो एंड के बाद में आई नहीं आ सकता, वहां भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी तो आएगा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी। शुद्ध वाक्य बनेगा दिस इज ए सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, आई नहीं। ओके भाई, ऐसा मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में बच्चों ये जो आ रहा है ये एक्चुअली गलत आ रहा है। सही क्या होगा मैं बताता हूं। देखना इधर, आपको लिखना पड़ेगा द ट्री दैट स्टूड नियर द हाउस। वह वृक्ष, वह दरख्त जो उस घर के करीब खड़ा हुआ है या खड़ा हुआ था, वो एज ओल्ड एज हर, वह उतना ही ओल्ड था, वह उतना ही उम्र दराज था, वह उतनी ही उम्र का था जितना कौन थी? कवि की मां। अब बच्चों यहाँ कवि की मां के लिए जो हर शब्द आया है वो बिल्कुल गलत आया, या कायदे से शी आना चाहिए। चलेगा, हर भी चल जाएगा, लेकिन चलेगा केवल ये शुद्धतम रूप नहीं है। शुद्धतम रूप वह है जो मैंने कहा। आइए बढ़े। ओके बच्चों, एंड फॉर द सेक ऑफ द एनुअल फ्लावर्स, और वार्षिक फूलों की खातिर। ये क्या होते हैं वार्षिक फूल? वार्षिक फूल का मतलब बच्चों वो फूल जो हमें सालाना मिलते हैं। फूलों का जैसे आप फसल काटते हो, सालाना फसल काटते हैं, तो उन वृक्षों के ऊपर आने वाले जो वार्षिक फूल हैं उन सालाना फूलों की खातिर मम्मी क्या करती है? दैट इट प्रोवाइडेड, जो ये उपलब्ध करवाता था। कौन? ये चंपक का पेड़ जो है, और उन वार्षिक फूलों की खातिर जो ये है माने चंपक का पेड़ उन्हें उपलब्ध कराता था। किनको? जो लेखक है उनकी मम्मी को उपलब्ध कराता था। फॉर हर डॉटर्स, उसकी बेटियों के लिए, एंड देयर डॉटर्स, सॉरी के लिए, फॉर देयर डॉटर्स एंड देयर डॉटर्स, यानी उनकी बेटियों के लिए, एंड देयर ग्रैंड डॉटर्स, और बेटियों की बेटियों के लिए, और बेटियों की बेटियों के लिए। शी वुड नॉट हैव इट कट इवन दो, वो इसको किसी सूरत में नहीं करने देगी। इवन दो, चाहे इट मीन्ट दैट, चाहे इसका मतलब ये हो शी वुड गेट हर सीजनल माइग्रेन, चाहे इस पेड़ की उपस्थिति का मतलब ये हो, चाहे इस पेड़ की मौजूदगी या इस पेड़ के अस्तित्व का यह तात्पर्य हो कि यह उसके लिए माइग्रेन लाएगा, यह उसके लिए आधा शीशी का दर्द लाएगा, चाहे इसका तात्पर्य यही क्यों ना हो। बट शी वुड नेवर अलाउ, शी वुड नेवर लेट दैट ट्री कट, परंतु वो उस पेड़ को कभी भी काटने की अनुमति नहीं देगी। आइए बढ़े। सीजनल माइग्रेन का मतलब बच्चों वो जो आधा शीशी का दर्द है
वो एक खास मौसम में होता है, बारिश के मौसम। क्योंकि बारिश के मौसम में आपको पता है फूल खिलते हैं, और इन फूलों की जो गंध है, इन फूलों की जो स्मेल है, दैट कॉजेज माइग्रेन टू द पोएट्स मदर। वह क्या करती है, वह जो लेखक की माँ है, उन लेखक की माँ को आधा शीशी का सरदर्द प्रदान करती है, जस्ट एज द डॉटर्स। और ठीक उसी प्रकार से केवल उन्हें ही नहीं, उनकी बेटियों को भी आधा शीशी का सरदर्द, आधा शीशी का दर्द देती है। मुझे तो लगता है कि पारिवारिक बीमारी है। आपको पता है कई बार पिता की कोई बीमारी होती है तो बेटे की हो जाती है ना। तो पैतृक का मामला है। सीजनल माइग्रेन जस्ट एज द डॉटर्स ऑल्सो गुड, यानी न केवल मम्मी को, अपितु जब जब बारिश का मौसम आता है तो ये जो चंपक के फूल हैं, ये चंपक के फूल न केवल मम्मी को अपितु उसकी पुत्रियों को भी आधा शीशी का दर्द प्रदान करते हैं। इवन दो, लेकिन इतना होने के बावजूद भी द मदर इज नॉट रेडी, इतना होने के बावजूद भी मत तैयार नहीं है। किस बाबत? वो इस बाबत तैयार नहीं है कि कोई उन पेड़ों को काटे। वो दर्द सहने के लिए तत्पर है, परंतु पेड़ों को काटने की परमिशन नहीं देती। इवन दो चाहे द पोएट डिसलाइक्स हर अवर्जन टू कटिंग डाउन द ट्रीज। हालांकि स्वयं कवि है, वो माँ की इस अरुचि को पसंद नहीं करता है। किस अरुचि को? एवर्जन टू कटिंग डाउन द ट्रीज, यानी पेड़ों को काटने में जो माँ की अरुचि है, माँ अनुमति नहीं देती है कि पेड़ों को काटने की। ये कवि को बहुत खलता है। कवि इस बात को पसंद नहीं करता है। कवि चाहता है कि माँ इन पेड़ों को काटने दे तो माँ को सरदर्द ना हो। बेटा माँ के स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी सेहत को लेकर के बेहद फिक्रमंद है, लेकिन माँ प्रकृति, इकोलॉजी, इकोसिस्टम को लेकर के बेहद फिक्रमंद है। दोनों ही फिक्रमंद है, फर्क बस इतना है कि एक की फिक्र का दायरा थोड़ा छोटा है और दूसरे की फिक्र का दायरा अपेक्षाकृत व्यापक है, विशद है। माँ बड़ा सोचती है, बेटा छोटा सोचता है। देखो बच्चों, इवन दो द पोएट डिसलाइक्स हर एवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है बच्चों अरुचि, अरुचि, अन इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट। इधर देखो बोर्ड की तरफ दो शब्द हैं, अन इंटरेस्ट, डिस इंटरेस्ट। दोनों शब्दों का बच्चों फर्क पता करो। व्हाट इज द डिफरेंस? ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंटरेस्ट के अंदर मैंने एक बार तो प्रेफिक्स जोड़ा है अन, दूसरी बार मैंने प्रेफिक्स जोड़ा है, दूसरी बार मैंने जो प्रेफिक्स जोड़ा है बच्चों वो कौन सा जोड़ा है? वो जोड़ा डिस। एक बार अन जोड़ा है, एक बार डिस जोड़ा है। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बच्चों ये है, जैसे मैं आपको कहता हूं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मैटर, मैं इस मामले में इंटरेस्टेड नहीं हूं, इसका मतलब आई एम अनइंटरेस्टेड इन दिस मैटर। अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है जिसकी रुचि नहीं है, लेकिन डिसइंटरेस्टेड का मतलब दूसरा होता है। ए जज शुड बी डिसइंटरेस्टेड, ए जज शुड बी डिसइंटरेस्टेड इन द केसेस। एक जज को सभी प्रकार के प्रकरणों में डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उसको रुचि नहीं लेनी चाहिए, नहीं, रुचि तो लेनी पड़ेगी। अगर वो रुचि नहीं लेंगे तो केस को हैंडल कैसे करेंगे, केस की गहराई को कैसे समझेंगे? रुचि तो लेनी चाहिए, लेकिन उसे कैसा होना चाहिए? ही शुड बी इम्पार्शियल, उसे निष्पक्ष होना चाहिए। डिसइंटरेस्टेड का मतलब बच्चों निष्पक्ष होता है, इम्पार्शियल होता है, और इसका मतलब क्या होता है? टेकिंग नो इंटरेस्ट, किसी चीज में रुचि न लेना होता है। तो बच्चों में बताया गया है कि माँ अनइंटरेस्टेड है, किसमें? माँ अवर्जन रखती है, अरुचि का भाव रखती है, किसमें? पेड़ों को काटने की बात में। अगर कोई पेड़ों को काटने की बात भी करता है तो माँ को इस बात में बिल्कुल रुचि नहीं है, और ये कवि को बहुत खलता है। कवि उल्टा सोचता है, कवि सोचता है कि पेड़ को काट दिया जाना चाहिए ताकि माँ को दर्द ना हो। आगे बढ़ाएं। ही इज वेरी मच अटैच्ड टू द फीलिंग ऑफ होम। कवि अपनी जो घर की अनुभूतियां हैं, कवि अपने घर की अनुभूतियों के प्रति बेहद लगाव रखता है। देखो, ही इज वेरी मच अटैच्ड, यानी वह बेहद लगाव रखता है टू द फीलिंग ऑफ होम, अपने घर की अनुभूतियों के प्रति कवि बेहद लगाव रखता है। दैट इट गिव्स हिम, जो ये उसे प्रदान करता है, जो ये उसे प्रदान करता है। एवरी टाइम, हर समय, ही कम्स बैक, जब जब वो अपने घर लौटता है तब तब ये चंपक का पेड़ उसको जो अनुभूति प्रदान करता है अपने घर के बारे में। कभी अपने घर की उस अनुभूति के प्रति बेहद अटैच्ड है, बहुत संलग्न है, बहुत जुड़ा हुआ है। बॉर्न इन मैसूर, जन्म मैसूर में हुआ। जानते हो बच्चों, मैसूर इतिहास में पढ़ा होगा, टीपू सुल्तान की धरती
हैदर अली की धरती, है ना, टीपू सुल्तान, हमारे भारत का गौरव था, साउथ इंडिया का। तो बहाउद्दीन मैसूर, इसका मतलब यह हुआ कि इनका जन्म मैसूर में हुआ। ए के रामानुजन मूव टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन कालांतर में ए के रामानुजन कहां चले गए? संयुक्त राज्य अमेरिका में चले गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में चले गए फॉर हायर एजुकेशन, उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के। आप जानते हैं बच्चों कि उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई बार हमारे जो लोग हैं, विद्वान लोग, बाहर जाते हैं, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बाहर गए पढ़ाई करने के लिए, महात्मा गांधी भी बाहर गए पढ़ाई करने के लिए, पता ना आपको इन सब चीजों का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी गए, पर कुछ ही दिन पर पढ़ाई वापस आ गए। कई लोग बाहर नहीं गए, जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हमारा जो देश है बच्चों, यहाँ शिक्षा की सभी प्रकार की सुविधाएं, उच्चतर उच्चतम सभी प्रकार की शिक्षा की सुविधाएं तो हमारे भारत में ही है। फिर ये बाहर जाने आने का की अब कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि जब हमारे देश का बच्चा पढ़ता है, पढ़ के बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत उच्च कोटि का अध्यापक, इंटरनेशनल मोटिवेटर बनता है, ये बड़े दुख की बात है कि जब वो कुछ बनता है तो बनने के बाद भी यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर के सेटल हो जाता है। इसे बच्चों ब्रेन ड्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ब्रेन का मतलब दिमाग होता है, आप जानते हैं, और ड्रेन का मतलब बह करके चले जाना नाली की तरफ। हमारे देश की प्रतिभा का पलायन हो रहा है। हम इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन तो बहुत बुरी बात है। डॉक्टर कलाम हमारे देश के गौरव, अगर वो अमेरिका में जाते तो उनको बहुत बड़े बड़े ऑफर मिले होंगे, मिले ही थे। अगर वो किसी भी देश में जाते तो वहां पर बहुत सम्मान मिलता, उन्हें बहुत पैसा मिलता। लेकिन डॉक्टर कलाम तो विज्ञान को समर्पित संत थे, एक सच्चे देशभक्त थे। उनको पैसे से प्यार थोड़ी था, उन्हें इस देश की मिट्टी से प्यार था, उन्हें इस देश से, अपने वतन से प्यार था। और इस वतन ने भी उनको जो है जितना सम्मान ये वतन उनको दे सकता था, इस देश ने भी उनको सम्मान देने में कोई कसर नहीं रखी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है बच्चों, जब आप पढ़ोगे लिखोगे, क्योंकि आप ही तो इस देश का भविष्य हो, कल आप ही की तो हाथों में है। पढ़ लिख के जब बहुत बड़े बन जाओगे और यूनाइटेड स्टेट्स में जाके सेटल हो जाओगे, ये तो बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि आपको अपनी प्रतिभा, अपनी बुद्धि, तन मन सबसे अपने वतन की सेवा करनी चाहिए, अपने देश की सेवा करें। बहाउद्दीन मैसूर आर के रामानुजन मूव टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चले गए फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। एक बात महत्वपूर्ण है बच्चों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है, सदैव होता है। ही वाज ए पोएट बच्चों, वो एक कवि थे। कौन? ए के रामानुजन। और क्या थे? फॉकलॉरिस्ट का मतलब होता है बच्चों लोक कथाओं के अध्येता थे। वो लोक कथा के क्या थे? वो लोक कथाओं के अध्येता थे। ही वॉज क्रिटिक, वो एक महान आलोचक थे। ट्रांसलेटर, स्पेलिंग देखो बच्चों, आप लोग क्या करते हो? TRANSLATER जोड़ देते हो। आर नहीं बच्चों, जब आर जोड़ोगे तो ई को ओ में बदलना पड़ेगा, बताया। ग्रामर की स्पेलिंग जब आप लिखते हैं तो GRAMMER नहीं, GRAMMAR। ट्रांसलेटर की स्पेलिंग बच्चों ट्रांसलेटर, मैं हालांकि गलत बोल रहा हूं, उच्चारण ये नहीं है, उच्चारण वही है ट्रांसलेटर। परंतु मैं समझाना चाहता हूं कि आप इस बात पे फोकस रखें कि ER नहीं आता लास्ट में, OR आता है। टेलर की आप जब स्पेलिंग लिखते हैं तो TAILER नहीं होता, वो TAILOR होता। ग्रामर में क्या बताया? OR भी नहीं होता, ER भी नहीं होता, AR होता है। ट्रांसलेटर थे ऑल रॉड इनटू वन। ऑल रॉड इनटू वन का मतलब सभी गुण एक में ही थे। इसका मतलब वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। क्या थे वो? वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ही वॉज ए मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी। वो कैसा व्यक्तित्व थे? रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी बताया था मैंने कि उनके अंदर सारे गुण एक साथ थे। हमारे हिंदी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सारे गुण थे उनमें। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सारे गुण। इधर हमने बताया आपको कौन? जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने सब कुछ लिखा। वो कुल मिलाकर के अपने आप में साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, सभी विधाओं के ऊपर उन्होंने कलम चलाई। वो कैसे थे? वो मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी थे। ओके बच्चों, आज की बात यही समाप्त। अगली बात अगली क्लास में। नमस्कार।